आज बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसकी मदद से तुम यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हो, जान सकते हो। इनफैक्ट इसकी मदद से तुम मूवीज में बहुत सारी गलतियां भी ढूंढ सकते हो। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, और उसके बाद इसके बारे में डीप में जानते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट होगी ये कुछ: द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी ये कांस्टेंट रहने वाली है। एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसे बस हम बदल सकते हैं एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में, या फिर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, या फिर इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में। अब आओ इसे समझने के लिए देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में हम जानते हैं। तो देखो, तुमने सुन रखा होगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी, और ये होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के पास एक वेलोसिटी होती है। ऑब्जेक्ट्स के मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, और ये ऑब्जेक्ट्स के पास होती है उनके पोजीशन के कारण। अब देखो, इन दोनों एनर्जी को साथ में हम कह देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसे हम कह देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब और भी अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती हैं, जैसे कि केमिकल एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी, या फिर थर्मल एनर्जी, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। और जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हो ना, तो एक सिस्टम में इन सारी एनर्जीज का सम ये कांस्टेंट रहने वाला है, या फिर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ये किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि काइनेटिक केमिकल में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अभी अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं केवल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। यानी कि तुम कह सकते हो कि हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो आओ एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे कि मैकेनिकल एनर्जी को हम कंजर्व कर सकें, और फिर उस पर कुछ केसेस ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये ट्रू नहीं हो, ये टूट जाए। तो देखो, इसके लिए हमें एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में ही टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो मैं थोड़ी सी जगह बना के एक आइसोलेटेड सिस्टम लेने वाला हूं, हमारी अर्थ और एक बॉल का सिस्टम। देखो, हमारी अर्थ ये मान लो कि सन, मून या फिर बाकी प्लैनेट से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रही है, ताकि हमारी अर्थ और बॉल की सिस्टम ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाए। अब देखो, अभी अभी मैं कहूंगा कि बॉल ये कुछ एच हाइट पे, कुछ ऊंचाई पे है, तो यानी कि मेरी बॉल के पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है। हमने इस बॉल को छोड़ा नहीं है, पकड़ के रखा हुआ है। तो यानी कि इस समय बॉल के पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम दिखाते हैं यू से, यू। और क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए मैं लिखने वाला हूं यू जी। इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होने वाली है अभी। नो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज 0। अब देखो, जैसे ही हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या होने वाली है कि ये बॉल नीचे की तरफ गिरने वाली है। मान लो कि कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है और ये नीचे धरती की तरफ गिरने लगेगी। अब कोलिजन के जस्ट पहले आओ उसकी बात करते हैं। तो कोलिजन के जस्ट पहले इस बॉल के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि अब तो ये बॉल ग्राउंड के जस्ट पास में आ चुकी है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी यू जी ये तो हो गई 0 के बराबर। लेकिन इसके पास होने वाली है एक हाई वेलोसिटी, यानी कि इसके पास होने वाली है काइनेटिक एनर्जी। और इस केस में हम कह सकते हैं कि सारी पोटेंशियल एनर्जी ये कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि कोई भी एनर्जी में लॉस नहीं होने वाला है हमारी इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। तो यानी कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी ये तो इस केस में कंजर्व्ड है। लेकिन अब बात करते हैं कोलिजन के जस्ट बाद की बात। मान लो कि ये जो धरती है ना, ये बहुत ही स्टिकी है। मान लो कि यहाँ पे कीचड़ है और ये बॉल टकराने के बाद चिपक जाता है धरती से, ये उछलता नहीं है वापस। तो देखो, जस्ट कोलिजन के बाद की अगर मैं बात करूं, तो यानी कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होने वाली है, क्योंकि बॉल तो आ जाएगी रेस्ट पे। तो यहाँ पे देखो, कोलिजन के जस्ट पहले बॉल के पास बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन कोलिजन के बाद बॉल की काइनेटिक एनर्जी ये हो गई 0। तो यहाँ इस केस में हो क्या रहा है, सारी एनर्जी हमारी जा कहाँ रही है। तो मैं चाहूंगा कि तुम एक बार वीडियो को पॉज करो और ये खुद से सोचने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। देखो, तुम ये सोच सकते हो कि यहाँ इस एग्जाम्पल में एनर्जी कंजर्व नहीं है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ ये टूट रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी थी पहले और फिर सारी एनर्जी गायब हो जा रही है। लेकिन ऐसा केस नहीं हो रहा है। देखो, इस केस में क्या हो रहा है कि सारी काइनेटिक एनर्जी ये कन्वर्ट हो जा रही है बॉल और ग्राउंड की थर्मल एनर्जी में। बॉल की मॉलिक्यूल्स
और यहाँ पे ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स, इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाने वाली है, ये अब ज़्यादा हीटेड हो जाने वाले हैं। तो ये सारी काइनेटिक एनर्जी ये इनकी थर्मल एनर्जी में डिसिपेट हो जाएगी। तो यानी कि हमारी एनर्जी अभी भी कंजर्व्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ ये अभी भी ट्रू है। अब आओ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि इस बार यहाँ पे एटमॉस्फेयर है और हमारी बॉल ये इन एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू गिर रही है। तो देखो स्टार्टिंग में ये सेम हाइट से गिर रही है, यानी कि सेम पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। लेकिन अब क्योंकि ये एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू गिर रही है और ये एयर मॉलिक्यूल्स इसके मोशन को रेजिस्ट करने वाले हैं ना, इसलिए जो बॉल की फाइनल वेलोसिटी होगी ये थोड़ी सी कम होने वाली है पिछले केस के कंपैरिजन में। यानी कि बॉल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये थोड़ी कम होने वाली है पिछले वाले केस से। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये तो सेम था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ये थोड़ी सी कम आ रही है। तो यानी कि सारी पोटेंशियल एनर्जी इस बार काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है। तो ये लॉस आखिरकार जा कहाँ रहा है? क्या ये एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जा रही है? तो नहीं, इस बार भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे वैलिड है और सारी की सारी एनर्जी कंजर्व्ड है। देखो ये जो लॉस आ रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी में, ये कन्वर्ट हो जा रहा है, ये ट्रांसफर हो जा रहा है थर्मल एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स और बॉल की मॉलिक्यूल्स में। देखो जब बॉल नीचे गिर रहा होगा तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे होंगे इन बॉल की मॉलिक्यूल्स से, और इन दोनों की थर्मल एनर्जी ये बढ़ जाने वाले इस कोलिजन के कारण। ये दोनों ही अब हीट अप हो जाने वाले हैं। तो ये जो एनर्जी में लॉस आया पोटेंशियल एनर्जी में, ये आखिरकार कन्वर्ट हो रहा है थर्मल एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स और बॉल की मॉलिक्यूल्स में। अब देखो अगर हम ऐसे एग्जांपल्स की बात करें जहां पे डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं हो, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होने वाली है। केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ही बात करेंगे हम उस एग्जांपल्स में। और इन एग्जांपल्स के लिए हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी UI इनिशियल, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि इनिशियली थी, ये बराबर होने वाली है फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। अब इसे लिखने का एक और तरीका है, ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये जीरो होने वाला है। कोई भी नेट चेंज नहीं आने वाली है मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन ये तो तभी ट्रू है जब हमारे सिस्टम के अंदर कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं हो, ऐसे फोर्सेस जो कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी को कम कर सकें, जैसे कि फ्रिक्शन या फिर एयर रेजिस्टेंस। लेकिन अगर ऐसे फोर्सेस आ जाएंगे तो उस केस में इन फोर्सेस के कारण नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन होगा, इन फोर्सेस के कारण एक नेगेटिव वर्क डन होने वाला है। क्योंकि देखो फ्रिक्शन या फिर एयर रेजिस्टेंस ऐसे फोर्सेस ये हमेशा मोशन को अपोज करने वाले हैं, ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले हैं। तो यानी कि इनके कारण जो वर्क डन होगा ये नेगेटिव आने वाला है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो वर्क डन नेगेटिव होने वाला है। तो उस केस में हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ये चीज नेगेटिव होने वाली है। ये बराबर हो जाएगा, ये हमारे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को कम करने वाली है क्योंकि ये नेगेटिव वर्क करेगी। ये बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के UF। या फिर अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसे हम लिख सकते हैं एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर होने वाला है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के, और ये हो जाने वाली है नेगेटिव, ये हो जाएंगी नेगेटिव। इसका मतलब कि तुम्हारी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ये हो जा रही है नेगेटिव। तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की ये कम हो रही है समय के साथ साथ। तो अगर तुम किसी सिस्टम की एनर्जी को स्टडी कर रहे हो और उसकी मैकेनिकल एनर्जी कम होती जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है। अगर तुम्हारी सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। अगर तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब कि तुम्हारे सिस्टम के अंदर कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, कुछ डिसिपेटिव फोर्सेस हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कम कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन या फिर एयर रेजिस्टेंस। अब इन फोर्सेस के कारण नेगेटिव वर्क डन होने वाला है और ये फोर्सेस तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी को कम करके इन एनर्जी को कन्वर्ट कर देने वाले हैं थर्मल एनर्जी में। अब आओ कुछ और सिस्टम्स का एग्जाम्पल लेते हैं और उनमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये सिस्टम है पेंडुलम और अर्थ का। यहाँ पे पेंडुलम की बॉब ये अपने हाईएस्ट पोजीशन पे है, फिर ये अपने लोएस्ट पोजीशन पे, और फिर से ये ऑसिलेट कर जाएगी ये अपने हाईएस्ट पोजीशन तक।
तो इन दोनों पोजीशन के बीच में ये हमारी बॉब ये ऑसिलेट करती जा रही है। अब देखो, मान लो कि हमारी जो पेंडुलम की बॉब है ये इस पोजीशन से, लोएस्ट पोजीशन से ये कुछ h हाइट पे है, h हाइट हो गई इसकी हाईएस्ट पोजीशन। तो जब बॉब यहाँ पे अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होगी तो इसके पास होने वाली है केवल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बॉब अभी इस पोजीशन पे रेस्ट पे होने वाला है। बॉब अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन इसे चेंज करने वाला है, ये अब नीचे आना चालू ही करने वाला है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी हो गई 0 और यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, केवल पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब बॉब यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन पे वापस आ जाएगी तो इसके पास होने वाली है एक वेलोसिटी, और ये सारी पोटेंशियल एनर्जी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, ये कन्वर्ट हो जाने वाली है इस बॉब की काइनेटिक एनर्जी में। और फिर जब बॉब यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ये वापस हाईएस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, तो फिर से ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाने वाली है पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज करेगी और काइनेटिक फिर से वापस पोटेंशियल में चेंज कर जाएगी। अब आओ एक सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे अर्थ, बॉल और स्प्रिंग, इन तीनों का एक सिस्टम है। देखो यहाँ पे बॉल ये कुछ हाइट पे रखी हुई है, तो यहाँ पे अभी अभी बॉल के पास होने वाला है केवल पोटेंशियल एनर्जी। अब उसे लिख लेते हैं, यहाँ पे केवल होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही मैं बॉल को छोड़ूंगा तो क्या होगा कि ये बॉल गिरेगी और ये स्प्रिंग तक पहुंच जाने वाली है यहाँ तक। ठीक है, तो अब बॉल के पास आ गया है एक काइनेटिक एनर्जी, इसे भी लिख लेते हैं। बॉल के पास आ गई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद क्या होगा कि ये बॉल इस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करने वाली है। बॉल ने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दिया है और अब बॉल आ गई है एकदम रेस्ट पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हो गई और ये ट्रांसफर हो गई इस स्प्रिंग की स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि अब यहाँ पे हो जाने वाला है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, या फिर इसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। और इस केस में भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। क्या होने वाला है कि तुरंत अब ये स्प्रिंग वापस से अपने नॉर्मल नेचुरल लेंथ पे आने वाली है और इस बॉल को ऊपर ढकेलने वाली है। यानी कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी बॉल की काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे, और फिर से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होने वाली है बॉल की पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस सिस्टम में भी हमारी टोटल एनर्जी ये हमेशा कंजर्व्ड ही रह रही है। अगर कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं हो, जैसे कि फ्रिक्शन या फिर एयर रेजिस्टेंस, या फिर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा हो इस स्प्रिंग के अंदर, तो यानी कि हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये भी कंजर्व्ड ही रहने वाली है। तो अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसकी टोटल एनर्जी ये कांस्टेंट रहने वाली है, ये कंजर्व्ड रहने वाली है। और अगर सिस्टम के अंदर कोई डिसिपेटेड फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन या फिर एयर रेजिस्टेंस, ऐसे कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हों, तो फिर हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम ये भी कंजर्व्ड रहने वाला है। लेकिन अगर कोई डिसिपेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हों तो उस केस में हमारी मैकेनिकल एनर्जी ये कम हो जाने वाली है, और ये बराबर होने वाली है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के, और ये नेगेटिव ही होगा।